अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, कल एग्जिट पोल के संकेत आने के बाद, अनुमान आने के बाद, आज उत्तर प्रदेश में विपक्ष के सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव ने अपने सहयोगियों के साथ थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। चुनाव आयोग और जिला प्रशासनों के कामकाज को लेकर बेहद गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारी उलटफेर के संकेत एग्जिट पोल ने जैसे व्यक्त किए हैं, उसके बाद अब आरोपों का सिलसिला बड़ा हो चुका है। और वाराणसी में, बरेली में कई जगहों पर ईवीएम खाली गाड़ियों में पकड़ी गई, इसको लेकर भी काफ़ी हंगामा मचा हुआ है। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने गंभीर आरोप भी लगाए हैं कि मुख्यमंत्री कार्यालय से जिलाधिकारियों को फ़ोन जा रहे हैं इस बात के कि जहां बीजेपी हारे वहां पर हारती दिखे, वहां पर पोलिंग स्लो करनी है। तो कल एग्जिट पोल और आज आरोप, मसले बहुत गर्म है उत्तर प्रदेश में। और आने वाला 36 घंटा यूपी की राजनीति के लिए बहुत अहम है। सारी लड़ाई बस इसी 2 रात की है। उत्तर प्रदेश का चुनाव बहनों भाइयों संपन्न होते ही अब आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हुआ है। और अब से थोड़ी देर पहले, जैसा कि मैंने बताया, कि अखिलेश यादव ने गंभीर आरोप लगाए हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ईवीएम को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं कि जिस प्रकार ईवीएम की सुरक्षा की जा रही है और ईवीएम कई गाड़ियों में पकड़ी गई है उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा, इसको लेकर उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं। अगला 36 घंटा उत्तर प्रदेश में बहुत अहम है। ये अहम इसलिए है क्योंकि दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों का सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। ये चुनाव डू और डाई, करो या मरो का है, बीजेपी के लिए भी और समाजवादी पार्टी के लिए भी। कल जारी हुए एग्जिट पोल के नतीजे और अनुमान भारतीय जनता पार्टी की जीत का संकेत दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने इसको पूरी तरह से खारिज किया है, गलत बताया है और कहा है कि जब ईवीएम खुलेगी नतीजा सबके सामने होगा। पहले कुछ बयान सुने, फिर मैं इस पर चर्चा को आज आगे बढ़ाता हूं। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव डीएम्स को फोन कर रहे हैं कि जहां बीजेपी हारे वहां पर काउंटिंग स्लो होनी चाहिए। मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। हमने इलेक्शन के शुरुआत से ही कहा है कि अपना दल भाजपा निषाद पार्टी का गठबंधन, एनडीए गठबंधन उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी करेगा। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। आज आपके एग्जिट पोल्स उसी दिशा में इशारा कर रहे हैं, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। मैं तो पहले दिन से ही कंफर्म हूँ। ये जो एग्जिट पोल्स आए हैं, जनता ने फैसला सुना दिया है, ईवीएम मशीनों में बंद है। हमारा फिर भी मानना है कि जिस प्रकार भीड़ जुटी थी बहन मायावती जी के मीटिंग्स के अंदर, उसके अनुसार बहुजन समाज पार्टी एक बड़ी ताकत के तौर पर इस चुनाव में उभरेगी। तो आज हमने ये निश्चय किया है कि आज हम कुछ बड़े नेताओं के साथ चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, अकेले अकेले में बात करेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जिट पोल के अनुमानों से वो कितना श्योर हैं और आने वाले वक्त में नतीजों को लेकर उनकी क्या ओपिनियन है। मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मोहसिन रजा उत्तर प्रदेश सरकार में मिनिस्टर हैं और बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत। मोहसिन रजा जी, कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे करना चाहता हूं। एग्जिट पोल को समाजवादी पार्टी ने खारिज किया है। देखिए ब्रजेश जी, इस चुनाव के जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, ये एग्जिट पोल सभी, पूरा देश और पूरा प्रदेश इस बात को पहले से ही कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में वापस आ रही है। और जब आम चुनाव होते हैं तो जाहिर सी बात है कि आम चुनाव में अगर सत्ता से कोई बाहर होता है, कोई रीजन होता है, बिहाइंड अगर रीजन नहीं है और आप कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं और ये हार रहे हैं, तो ये तो आप बताइए, ये तो अखिलेश यादव जी को बताना पड़ेगा कि वो क्यों जीतेंगे और हम क्यों बाहर होंगे। हमने जनता के हितों के काम किए हैं, डबल इंजन की सरकार में काम हुए हैं। आरोप लगाना अलग चीज, अभी आरोप तो वो ईवीएम पर भी लगाएंगे। परसों के बाद आप देखिएगा सारे आरोप ईवीएम पे, इलेक्शन कमीशन पे, सारे प्रशासनिक अधिकारियों पर ये शुरू कर दिया उन्होंने। तो हार को स्वीकार करना भी जानना चाहिए। हम इसीलिए खिलाड़ी, हम जानते हैं कि हम 2 सीट पर जब हमारी पार्टी थी तब भी हम लोग जनता के हितों के काम करते थे। आज हम प्रचंड बहुमत की सरकार केंद्र में। अच्छा, आप कैसे श्योर हैं कि आपको स्पष्ट बहुमत मिल रहा है? सॉरी, आप कैसे इतना श्योर हो सकते हैं कि आपको ही संपूर्ण बहुमत मिल रहा है?
क्योंकि प्रदेश की जनता के लिए हमने उनके हितों के लिए जो योजनाएं हम लेकर आए, गरीबों को मकान दिए, 15 करोड़ लोगों को राशन दिया, कोरोना काल में उनका जीवन और जीविका को लेकर गंभीरता के साथ में काम किया आदरणीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी ने। हमने जनता के लिए, और सबसे बड़ी यहाँ की परेशानी थी ब्रजेश जी, कानून व्यवस्था, उसको सुचारू रूप से अच्छा किया। माताएं बहनें आज अपने को सुरक्षित महसूस कर रही हैं, व्यापारी सुरक्षित महसूस कर रहा है। तो हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हम 300+ ही सीटें लेकर आएंगे। दूसरा, 2 गंभीर आरोप आए हैं और मैं चाहता हूं कि सरकार के भी मिनिस्टर हैं आप और बीजेपी के सीनियर लीडर भी हैं। पहला आरोप लगाया अखिलेश यादव ने कि मुख्यमंत्री कार्यालय से प्रमुख सचिव कलेक्टर्स को कॉल कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जहां बीजेपी हारती दिखे वहां काउंटिंग स्लो कीजिएगा। अब उनके पास कौन सी इंटेलिजेंस है, कौन सी जगह से उनको ये सूचना प्राप्त हुई है? पहले तो वो रोते हैं, कहते हैं कि साहब हमारे फोन टैप कराए जा रहे हैं, तो ये वाली सूचना वो कहां से ले आए? और ये अनर्गल आरोप लगाना बंद करना चाहिए। अपना चिंतन मंथन करें कि उनको क्यों प्रदेश की जनता ने हाशिए पर डाला है। चिंता की बात यह है कि आपको इस चुनाव के बाद ये देखना होगा कि आपकी पार्टी बचती है या खत्म होती है। दूसरा आरोप एक और लगा है, उन्होंने कहा कि ईवीएम, और कई उन्होंने लाइव फुटेज भी दिखाया कि कई जगह से ईवीएम हटाई जा रही हैं। बरेली और वाराणसी का 2 एग्जाम्पल दिए हैं, क्यों? अब देखिए ब्रजेश जी, अखिलेश यादव जी की इन बातों का कोई मतलब नहीं रह गया है। चुनाव हो चुका है, यह हार की स्वीकारता है। इस तरह के आरोप लगाना, यह माना जा रहा है कि वो हार को स्वीकार कर रहे हैं और डायरेक्टली इनडायरेक्टली यह हार की स्वीकारता है, लेकिन स्वीकार नहीं रहे। सीधे तौर पर स्वीकारिए कि जनता ने आपको नकारा है। तो ये जो एग्जिट पोल्स आए हैं, आपको क्या लगता है कि ये एग्जिट पोल्स के अनुमान किस बात का संकेत दे रहे हैं? आपकी कौन सी योजनाएं चली और इतना कॉन्फिडेंट होने के पीछे के कारण क्या हैं? मैंने कहा 5 वर्षों में जो आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में काम हुए, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की जो योजनाएं हैं, मैंने कहा मैं एक सीधा सा एग्जाम्पल देता हूं कि मैं प्रभारी मंत्री हूं अमेठी का। अमेठी के प्रभारी मंत्री होने के नाते 7 लाख लोगों को अमेठी में हमने प्रदेश और केंद्र की योजनाओं से आच्छादित किया है। तो एग्जीक्यूशन आदरणीय योगी जी ने किया है, हमारी सरकार ने किया है। हमने लाभार्थी को लाभ पहुंचाने का काम किया है, चाहे वो सुरक्षा हो, चाहे वो राशन हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे गरीब को मकान हो, चाहे उसकी बेटी की शादी हो, सुरक्षा हो या स्वास्थ्य सेवाएं हो। हमने हर चीज से आच्छादित किया है गरीब को। तो इसलिए जनता के हितों के लिए काम किया है, हम आश्वस्त हैं। कितने प्रतिशत आप आश्वस्त हैं कि ये जो एग्जिट पोल है इसमें बड़ा वेरिएशन है? जैसे एक मिनिमम 211 है और मैक्सिमम 326 है, वेरिएशन कितना बड़ा है? आप देखिए, मतलब एक 211 बता रहा है सैंपल और दूसरा सैंपल कहाँ रुकता है? 326। हम एग्जिट पोल, चूंकि लोकतंत्र में मीडिया चौथा स्तंभ होता है, आपकी भूमिका भी, बगैर आपकी भूमिका के लोकतंत्र कंप्लीट नहीं होता है। आपने अपनी एक्सरसाइज की है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता ने, हमारी पार्टी ने, हमारे संगठन ने, हमारी सरकार ने जो काम किया है 24 करोड़ जनता के लिए, हम आश्वस्त हैं। वेरिएशन नहीं देख रहे हैं। हम 10 तारीख को एग्जैक्ट पोल देखेंगे और एग्जैक्ट पोल में हम 300+ पर जाएंगे। अच्छा, तो मोहसिन रजा का कितना अनुमान है? देखिए, अगर सीधी तौर पर आप हमसे पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि मेरा अपना अनुमान 300+ का ही है। हमने शुरू से कहा था कि समाजवादी पार्टी ने या उनके गठबंधन ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है या हमसे कोई ऐसी भूल या गलती नहीं हुई है। हमने जनता के हितों के काम किए हैं आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, और उन्होंने जो काम किए थे जिसके लिए उनको हटाया गया है, वही काम वो फिर कर रहे हैं। अपराधियों को ला रहे हैं, कोई बेल पर लड़ रहा है, कोई जेल से लड़ रहा है, उनके पास में कुछ नहीं है, लोगों ने उन्हें नकार दिया है। तो इसलिए वो 50, 60, 70 सीटें जीत जाए, मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी कि उन्होंने बड़ा अच्छा चुनाव लड़ा है। अगर 70, 80 सीटें जीतती है समाजवादी। लेकिन मुसलमानों ने तो वोट नहीं दिया है, सिर्फ 8% ही दिया है, ऐसे डेटा आ रहे हैं मोहसिन रजा जी। मुसलमान, ये जो वोट परसेंटेज कम हुआ है, इसमें एक चीज और भी है, इसमें मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को भी वोट नहीं दिया है। इनके गुंडाराज से वो भी परेशान थे और हमारे साथ आप मिनिस्टर हैं, इकलौते मिनिस्टर हैं मुसलमान कोटे से, और मुसलमानों ने कम वोट दिया कि शियाओं ने दिया, सुन्नी ने नहीं दिया? ऐसा कुछ नहीं है, ना शिया ना सुन्नी। मुसलमानों को हमने आच्छादित किया है, लाखों की तादाद में मुसलमानों को भी योजनाओं के लाभ मिले हैं और अल्पसंख्यक समाज को मिले हैं, और उसमें खास करके मुस्लिम समाज को इन्होंने कुछ नहीं दिया था। तो इसलिए जो वोट कम हुआ परसेंटेज, वो इनको लोगों ने नहीं दिया है, और जिन्होंने लाभार्थियों ने हमें वोट दिया है
हम मानते हैं वो सामने आ जाएगा निकल के, ऐसा नहीं है। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद मोहसिन रजा जी, बहुत बिंदास you. तरीके से अपनी बात रखने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। मेरे साथ इस वक्त निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी जुड़ चुके हैं और थोड़ी देर में स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी मुझे ज्वाइन करने वाले हैं। मैं सीधे आपको ले चलता हूं निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी के पास। संजय जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एग्जिट पोल के जो अनुमान आए हैं उसको लेकर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? एग्जिट पोल न कहिए, उसे एग्जैक्ट पोल कहिए। अब पोलिंग इस समय नीतियों पर हुई है मोदी जी, योगी के और अमित शाह जी के। भारतीय जनता पार्टी की जो नीति रही है वो धरातल पर आई है, चूंकि वही नीति कांग्रेस बनाती थी सपा बसपा के सहयोग से। कभी तो देश का अनाज गोदाम में सड़ रहा था और गरीब भूखों मर रहा था। आज वही अनाज उन्होंने नीति के हिसाब से पहुंचा दिया। पहले खाद्यान्न जो पहुंचता था उसकी खाना पूर्ति होती थी, आधा मिलता था आधा नहीं मिलता था। अभी उन्होंने खाद्यान्न में सब कुछ कर दिया, बिना भेदभाव के मकान, बिना भेदभाव के उनके खाते में पैसा। तो अगर जो व्यक्ति, जो सरकार निचले पावदान में रहने के लिए सोचती है तो गरीबों के प्रति सभी बिरादरी, सभी बड़े लोगों को भी संवेदना होती है। उसके वजह से गरीबों को जो लाभ भारतीय जनता पार्टी ने दिया उसके वजह से सभी वर्गों ने पूरा वोट दिया और उसके वजह से आपने कहा ये एग्जिट पोल नहीं, ये एग्जैक्ट पोल है। आपको कैसे पता कि यही एग्जैक्ट पोल है? आपको किसने बताया? तो क्या भाई, मैं जब गांव में जा रहा हूं, देख रहा हूं, और जो हमारे कार्यकर्ता गांव में हैं, और वोट तो कार्यकर्ता डलवाते हैं ना। जब बूथ से वोट डाल के आते हैं तो पता चलता है ना कि बूथ पर सेना है निषाद पार्टी की, बूथ पर भारतीय जनता पार्टी की सेना है। तो सेना को पता चल जाता ना गांव में, चूंकि गांव में सेना है, बूथ लेवल अध्यक्ष हैं, बूथ कमेटियां हैं और पन्ना प्रमुख हैं, तो वो तो बताएंगे ना कितना वोट पड़ा हुआ कहां से है। तो उसके वजह से हम लोग अनुमान लगाया और कुछ नहीं है उनके वजह से। और एक गलत हो सकता है, तीन सारे चैनल कह रहे हैं कि नहीं ये स्थिति है, ये स्थिति है, स्थिति है। लेकिन तो एक आरोप लगे हैं, गंभीर आरोप हैं। अखिलेश यादव ने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है कि ईवीएम का मूवमेंट हो रहा है, ईवीएम हटाई जा रही हैं, और उन्होंने लाइव दृश्य दिखाए हैं वाराणसी से। देखिए, अब वो आरोप है तो उन्हें चुनाव आयोग से अपील करें और उसका जांच कराएं। लेकिन ऐसे ही वो तो 6 महीने हम लोगों ने पहले बता दिया कि हम लोग जीत रहे हैं तभी से ईवीएम पर आरोप आएगा, और इस तरीके के सारे आरोप आएंगे। 2014 से आरोपित कर रही समाजवादी पार्टी कि हम जीत रहे हैं और भाजपा हार रही है। 2017 में भी ऐसा, 2019 में भी ऐसा। सपा बसपा का गठबंधन था बड़ा सा, तब भी था, मोदी जी के साथ हम लोग खड़े हो गए, भी जीत ऐतिहासिक आई। अब तो बसपा अलग लड़ रही, सपा अलग लड़ रही है। तो इसके वजह से क्या कौश की सोच से आज मुसलमान भी पूरा वोट इनको नहीं दिया, यादव भी पूरा वोट इनको नहीं दिया है। जो ट्रेडिशनल वोट है वही इन्हें पूरा नहीं मिला हुआ है। तो उससे क्या कहा जा सकता है? आज के दिन में इनके ट्रेडिशनल वोट कम से कम 80% 90% पड़ने चाहिए। आज अगर मुसलमान भी 5, 7, 8% दे रहा भाजपा को तो बहुत बड़ी बात है ना। तो आप थोड़ी देर रुकिएगा, अगर जो विरोध में हो थोड़ा सा इंतजार करिए। मेरे साथ आपके पुराने मित्र स्वामी प्रसाद मौर्य जी जुड़े हैं। अब मैं मौर्य जी से बात करूंगा और आप सुनिए मौर्य जी क्या कहना चाहते हैं। स्वामी प्रसाद जी, बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त आज मेरे साथ बातचीत के लिए निकाला। कल एग्जिट पोल आए और वो पोल के अनुमान बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन काफ़ी निर्णायक बढ़त लिए हुए है। तो क्या इस एग्जिट पोल को आप स्वीकारते हैं या खारिज करते हैं, या इसके बारे में आप क्या धारणा रखते हैं? देखिए, एग्जिट पोल बकवास है और हवाई लोगों का एक अनुमान है जिसको धरातल से कोई लेना देना नहीं। और यही नहीं, एग्जिट पोल हमेशा झूठे साबित हुए हैं। एग्जिट पोल पश्चिम बंगाल में भी भाजपा सरकार बना रही थी, राजस्थान में भी बना रही थी, मध्य प्रदेश में भी बना रही थी, छत्तीसगढ़ में भी बना रही थी। हर जगह औंधे मुंह गिरे थे जी। और कहीं भी इनका दूर दूर तक अता पता नहीं था। उत्तर प्रदेश में भी 10 मार्च को जब परिणाम आएंगे तो स्वाभाविक रूप से उसमें भाजपा के लोगों की बोलती अपने आप बंद हो जाएगी। और एग्जिट पोल हम समझते हैं जनादेश का अपमान है।
इसलिए जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं उनसे में मेरा यही सुझाव है कि 10 मार्च तक इंतजार करना चाहिए। आपने और निर्वाचन गंभीर बात आयोग से कही भी कि अनुरोध एग्जिट है। पोल जनादेश का अपमान है। क्यों? अगर आप जीत रहे होते तो आप इसको जनादेश का सम्मान बताते। हम करें इनके एग्जिट पोल से न कोई हारता है न कोई जीतता है। 10 मार्च को परिणाम जो आएगा उसी से हार और जीत दोनों होते होगी। एक चीज। दूसरी चीज, ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित एग्जिट पोल है, क्योंकि जिस तरीके से आज वाराणसी, सोनभद्र, बरेली में 3 जगह पर ईवीएम मशीन की हेराफेरी करता दिखाया गया है। हर जगह पर योगी सरकार एन केन प्रकार ईवीएम मशीन में हेराफेरी कर, 3 तिकड़म कर, 420 कर चुनाव को अपने पक्ष में करना चाहती है। और ये जो प्राइवेट एग्जिट पोल है इसके माध्यम से उसको जस्टिफाइड कराना चाहती है। इसलिए ये सब प्रायोजित तरीके से किया जा रहा है, लेकिन जनता है इसका भी संज्ञान ले रही है। और अच्छा हुआ 3 जिलों में आज जो ईवीएम मशीन दिखाई पड़ी, अब हमारे कार्यकर्ता और हम सभी लोग चौकन्ने हो गए हैं और मुस्तैदी से उस पर अब नजर रखेंगे। ये हेरा फेरी की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए स्वाभाविक रूप से अब विरोधी पार्टियों को बहुत ही लामबंद होकर के जी सक्रियता के साथ इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए। स्वामी प्रसाद जी, आपके अपने पहले वोट की मोहसिन भी रजा रक्षा जुड़े करनी हुए होगी। थे। मैंने उनसे पूछा कि जितने भी एग्जिट पोल आए हैं अगर मैं उनको आपके समक्ष प्रस्तुत करूं तो मिनिमम 211 सीटें बीजेपी को और मैक्सिमम 326, यानी अंतर कितना हुआ? 115 सीटों का अंतर है इन अनुमानों में। वेरिएशन बहुत बड़ा है। देखिए, जो बकवास है और हवाई एग्जिट पोल है उसके विषय में मैं कोई कमेंट इसलिए नहीं करना चाहता। ये भाजपा के द्वारा प्रायोजित है। भाजपा जो 3 तिकड़म और ईवीएम मशीन की हेराफेरी कर रही है, ये एग्जिट पोल के माध्यम से उसको जस्टिफाई कराना चाहती है। इसीलिए ये सब प्रायोजित है और जो प्रायोजित है वो भाजपा का गुणगान तो करेगी। स्वाभाविक रूप से जब भाजपा द्वारा मैनेज किया गया है, जी। भाजपा द्वारा प्रायोजित है और भाजपा द्वारा अपनी गलतियों को छिपाने के लिए जस्टिफाइड करने का एक फार्मूला है, तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने पाप को छिपाने के लिए एग्जिट पोल का सहारा ले रहे हैं। अखिलेश यादव ने अब से थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी सभी कलेक्टर्स को कॉल कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जहां बीजेपी हारती दिखे वोटिंग को स्लो कर देना। कोई एविडेंस है आप लोग के पास इस आरोप के पीछे? स्वाभाविक रूप से बिना उच्च अधिकारियों के निर्देश पर स्थानीय स्तर पर प्रशासन की हिम्मत नहीं है कि वो निर्वाचन आयोग के निर्देशों और उसके प्रोटोकॉल का उल्लंघन करके मनमाने तरीके से ईवीएम को हेराफेरी करने के लिए उसको स्ट्रांग रूम से बाहर निकाल रही है। जबकि स्ट्रांग रूम में एक बार ईवीएम मशीन रख दिए जाने के बाद भी उसको जिले का रिटर्निंग अफसर भी तब तक एक भी ईवीएम मशीन बाहर नहीं निकाल सकता जब तक कि सभी प्रत्याशियों की मौजूदगी न हो। और यहां तक कि जिस दिन काउंटिंग होनी होती है उस दिन भी स्ट्रांग रूम का ताला तभी तोड़ा जाता है जब सभी प्रत्याशी वहां पर मौजूद रहते हैं। लेकिन बिना प्रत्याशियों की जानकारी के स्ट्रांग रूम तोड़ा कैसे गया? निर्वाचन आयोग को तो इस पर कड़ा फैसला लेना चाहिए। निर्वाचन आयोग ऐसे जिले के अधिकारियों को जिन लोगों के जिले में ईवीएम मशीन हेराफेरी हुई है जी, सीधे सीधे वहां का रिटर्निंग अफसर यानी जिलाधिकारी जिम्मेदार है। ऐसे जिलाधिकारियों के खिलाफ तत्काल प्रभावी कार्रवाई करके उनको दंडित करना चाहिए। अन्यथा निर्वाचन आयोग का लोग माखौल उड़ाते रहेंगे और निर्वाचन आयोग गूंगा बहरा अंधा बनकर के बैठा रहेगा तो स्वाभाविक रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था खतरे में हो जाएगी, निर्वाचन आयोग की धज्जियां उड़ जाएंगी और जनादेश का भी घोर स्वामी प्रसाद जी, संजय निषाद जी ने ये कहा कि सभी बिरादरी ने बीजेपी को झूम के वोट दिया। मुसलमानों ने भी वोट दिया, मौर्य कुशवाहा सब ने मिलकर वोट दिया, यादवों का भी वोट मिला। आप लोग अपनी कम्युनिटी का वोट नहीं ला पाए इसलिए समाजवादी गठबंधन हार रहा है और हमको सबका वोट मिला इसलिए हम जीत रहे हैं। देखिए निषाद जी क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं,
मैं उस पर कुछ नहीं जाना चाहता। अब भाजपा के लोग और क्या बोलेंगे, उनके गठबंधन के लोग और क्या बोलेंगे। जब भाजपा पाप कर रही है, ईवीएम मशीन बाहर आ रही है, जग जाहिर हो रहा है, देश की नहीं विदेश की जनता देख रही है, पूरे देश और विदेश में संदेश जा रहा है कि योगी सरकार अब भी लोकतंत्र पर हमला करने से बाज नहीं आ रहे हैं। 420 और गोरख धंधा के माध्यम से अभी भी चुनाव परिणाम को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, निर्वाचन आयोग को कड़ाई से पेश होना चाहिए, आना चाहिए, और जिन जिन जिलों में ईवीएम मशीन स्ट्रांग रूम से बाहर आई है, उन जिलाधिकारियों के खिलाफ तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए। स्वामी प्रसाद जी, जमीन पर जो चुनाव में दिख रहा था वो कुछ और दृश्य था, लेकिन एग्जिट पोल में दृश्य कुछ और है। इतना अंतर कैसे? देखिए, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी आपने हमसे सवाल किया है तो मैं आपको बताना चाहता हूं। आज सही बात तो यह है कि योगी सरकार का सुपड़ा साफ हो रहा है पूरे उत्तर प्रदेश से। जिस तरीके से योगी सरकार ने जातवाद का नंगा नाच किया, जातवाद के नाम पर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। अगर योगी जी की बिरादरी का कोई अपराधी है तो पुलिस उनको सलूट करती है। अगर वही अपराधी ब्राह्मण समाज का है, मुस्लिम समाज का है, दलित समाज का है, पिछड़े समाज का है, तो इनकाउंटर किया जाता है। ये जो कहते हैं ठीक उल्टा करते हैं। यह किसान हितैषी होने का दम भरते हैं तो किसान विरोधी बिल लाकर किसानों की कमर तोड़ दिया। योगी जी के छुट्टा जानवर किसानों की फसल चलकर चौपट कर दे रहे हैं। ये तो ऐसे 420 लोग हैं जो भारतीय संविधान की व्यवस्था यानी दलितों के आरक्षण और पिछड़ों के आरक्षण को भी अजगर की तरह निगल गए। यहां तक कि 75 लाख 5 साल में नौकरी देने का वादा किया, नौजवानों को नौकरी मिली नहीं, उल्टे उनकी पुलिस की लाठियां खानी पड़ी। इसके साथ ही साथ इनकी गलत नीतियों से हमारा जो छोटा और मध्यम श्रेणी का व्यापारी है आत्महत्या। अच्छा स्वामी प्रसाद जी, आप लोगों ने इतने गंभीर आरोप लगाए, लेकिन ईवीएम को बचाने के लिए आप क्या कर रहे हो? आपके पास कुछ है तरीका, अगर आप आरोप लगा रहे हो तो? देखिए, स्वाभाविक रूप से इनके 420 गोरख धंधे को देखते हुए हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने और हम लोगों ने स्वयं अपने अपने स्तर से स्थानीय कार्यकर्ताओं को निर्देश दे दिया गया है, जहां भी ईवीएम मशीन स्ट्रांग रूम में रखी गई है उसके आगे पीछे हमारे कार्यकर्ता बाहर घूम रहे हैं। और यहां तक कि वो सब कैमरे से लैस हैं, अपने मोबाइल पर वो अलर्ट हैं। जहां भी कहीं कुछ भी बात अगर स्ट्रांग रूम से कुछ भी बाहर होती है तो स्वाभाविक रूप से वो सार्वजनिक भी होगा और कड़ी कार्रवाई के लिए हम लोग अनुरोध भी करेंगे निर्वाचन आयोग से। संजय निषाद जी, आरोप बहुत गंभीर हैं, गंभीर इस प्रवृत्ति के हैं कि कहीं ईवीएम बाहर दिख रही है, कहीं टेलीफोन जा रहे हैं। तो जब आपको लग रहा है और आप कह रहे हैं एग्जिट पोल नहीं इट्स एग्जैक्ट पोल, आपके ये शब्द थे, तो फिर ये सब आरोप क्यों आ रहे हैं या ये सब परिस्थितियों का निर्माण क्यों हो रहा है? आप ही ने तो एविडेंस मांगा है कि जो मुख्यमंत्री आवास से फोन गया है तो कुछ उसका प्रमाण है, तो ये किनारा काट गए। आपने कहा कि भाई ऐसा हो रहा, तो जब आज के दिन में आचार संहिता लगा हुआ है तो उसमें सरकार कहाँ दोषी है? आप चुनाव आयोग को दोषी करें ना। इनके पास मुद्दा तो है नहीं, खाली एक ही बात है, चुनाव आयोग दोषी करें कि चुनाव आयोग ठीक से चुनाव नहीं करा रहा है, चुनाव आयोग ने ऐसे अधिकारी रखे हैं। चुनाव इस समय जब आचार संहिता लगा है तो क्या कोई डीएम एसपी मुख्यमंत्री की बात मानेगा? इसके मतलब इन लोगों ने पहले ऐसे मनवाते रहे हैं, जब इनकी सरकारें रही हैं तो ऐसा करते रहे हैं, इसलिए इनके दिमाग में ये बातें आ रही हैं कि ऐसे हो सकता है। मैं कह रहा हूं आपको कि आज के दिन में नीतियों पर हुआ है। समाजवादी पार्टी ने निषाद के बेटे मछुआरा समाज के बेटे डॉक्टर संजय पर एक जो है इनके ऊपर बड़ा गंभीर आरोप मैं लगा रहा हूं कि मैं रेल ट्रैक आंदोलन किया, इन्होंने गोली मार दिया। किसी समाज को बातों को दबाने के लिए आप गोली मरवाएंगे, और एक मोदी जी योगी है वो गले लगा रहे हैं जिस तरीके से राम निषाद राज को गले लगाए, तो वोट तो वही जाएगा ना। मुझे बताओ, हम कहते कितना अगर ये आपको गोली मरवा रहे थे तो 2018 में आप इनके साथ चुनाव क्यों लड़ने गए थे? आपके बेटे को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट समाजवादी पार्टी के सिंबल पर बने थे। कहते ये तो राजनीति है, राजनीति। ये क्या बात है कि जो गोली मरवाए उसके साथ जाओ? ये वोट हमारा ले रहे थे, हमने एक बार ना ये बात समझ में नहीं आई। अगर इन्होंने आपको गोली मरवाई तो आप 2018 का बाई इलेक्शन इनके साथ क्यों लड़े? आरोप है,
हम कह रहे हैं उसको भुलवाने के लिए कि भाई ये लोग अगर हो गया ये गलती इन्होंने स्वीकार की और एक साथ हो जाए, लेकिन फिर इन्होंने धोखा दिया 2019 में। और जब धोखा ही दिया 19 में तो हमें मोदी के पास जाना पड़ा। अगर ये सीट दे देते, टिकट क्लियर कर देते, अपने घर भर का टिकट दे दिया, सबका दे दिया, और गठबंधन हम लोगों से किया था, हम लोगों को हवा में घुमा रहे थे अंतिम दिन तक। जब अंतिम दिन तक इन्होंने नहीं दिया तभी तो हमें मोदी के पास जाना पड़ा। नाउ मतलब ये बात क्लियर हो गई कि आपको सीटें नहीं मिली इसलिए आप गठबंधन छोड़कर गए, विचारधारा की वजह से नहीं गए। नहीं, इन्होंने नहीं, विचारधारा भी आज के दिन में हमारे मुद्दे हल करने की शक्ति जो है भाजपा में है। केंद्र और राज्य में उनकी सरकारें हैं। निषाद राज की सेना से राम ने विजय प्राप्त किया था श्रीलंका पर, उसी तरीके से मेरी निषाद राज की सेना है, मोदी योगी है साथ में। दोनों सेना मिलके आज के दिन में हर एक बूथों पर खड़ी है, हर एक है। आज ईमानदारी से इनसे पूछिएगा कि मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी हमें जो 16 सीटें दिए हैं उस पर ईमानदारी से पूर्ण रूप से उनके सारे वर्कर काम किए, वो खुद जो है प्रचार करने गए। इनके लोग इन्हें बताइए कि इनके देखिए, आप अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं, पर मैं अब तक इस बात से कन्विंस नहीं हुआ हूं कि जिनके ऊपर आरोप लगवा रहे हैं कि उन्होंने आपको गोली मरवाई, उनके साथ चुनाव क्यों लड़े। आपकी जगह मैं होता तो मैं नहीं लड़ता। देखिए, हम कहते हैं कि 2017 में हम लोग चुनाव लड़े थे और ये सपा बसपा मर गए थे। ये पिछड़ों की नुमाइंदगी करने की बात करते, वो दलितों की नुमाइंदगी, लेकिन इन्होंने पिछड़ों और दलितों के लिए कुछ किया नहीं। बाद में इनके लोग हमसे संपर्क साधे कि भाई अब हम लोग मिलके काम करते हैं, लेकिन मिलके क्या है कि किस तरीके से धोखा देते। तो आपको मालूम है 2018 में मैं लास्ट तक था, मैं इनके पास 2019 में अंतिम दिन तक था, अंतिम चरण तक था। जब 4 चरण के खत्म हो गए, 5 चरण, फिर भी इन्होंने हम लोगों को धोखा दिया तो हमें लास्ट चरण में जाना पड़ा। सपा बसपा एक हो गई, फिर भी मोदी जी के साथ मैं खड़ा हो गया और योगी जी के साथ खड़ा हुआ। तो आज देखो कैसा ऐतिहासिक जीता है। तो आप मुझे बताओ कि भविष्य में इस बात की क्या गारंटी है कि आप बीजेपी के साथ रहोगे ही? क्या पता कि गोली मरवाने वालों के साथ फिर न चले जाओ, सीट उठ ज्यादा मिले तो। ऐसा ना करना निषाद जी। नहीं, ऐसी नहीं है, ऐसी नहीं है। हम लोग अब ये नेचुरल अलायंस है निषाद राज और राम राज का, क्योंकि निषाद राज राम के कैबिनेट में नेचुरल अलायंस आए थे। क्या बात कर रहे हैं? नेचुरल अलायंस आज के दिन में 16 सीटें। गोली मरवाने वाले के साथ कैसे नेचुरल अलायंस? हाँ, नेचुरल अलायंस है। नहीं, गोली कहाँ नेचुरल अलायंस सपा के साथ कहाँ है? हम तो भाजपा के साथ है ना। नेचुरल अलायंस राम और निषाद राज का नेचुरल तब मानता मैं मोदी संजय जी गले मिले हैं हमारे साथ। एक बात बोलता हूँ, अगर नेचुरल तब मानता जब ये मुकदमा आपके ऊपर से ये सरकार वापस ले लेती, तब मैं मानता कि ये नेचुरल है। देखिए, नहीं, देखिए प्रोसेस है। 70 साल से उलझा मामला जो हमारा। अरे गोली वाले मामले की बात कर रहा हूँ। 2 साल से मैं हूँ, मेरी बात से 2 साल से कोरोना में 1.5 साल खत्म हो गया। 6 महीने से प्रोसेस में आया। जो अधिकारी हमारे आरक्षण के मुद्दे पर रोड़ा थे उन्हें हटाया, यहाँ से लेटर लिखवाया, आरजीआई ने एक्सेप्ट किया कि भाई ये 1961 एक स्पेशल सेक्रेटरी की सिर्फ चिट्ठी गई है, उससे कुछ नहीं होगा। एक स्पेशल सेक्रेटरी ने एक चिट्ठी भेज दी है बस, उससे क्या हो जाएगा? सेक्रेटरी की चिट्ठी गई, रिजर्वेशन जो है वो लोकसभा से पास होगा। कोई भी अगर रिजर्वेशन होगा तो पार्लियामेंट से पास होगा। 1 मिनट, रिजर्वेशन वो कोई रजिस्ट्रार और कोई स्पेशल सेक्रेटरी हमारे पास जब एविडेंस रहेंगे तभी तो लोकसभा में पास होगा। तो नहीं, आरजीआई ने एक्सेप्ट किया ना कि इनका मामला नोटिफिकेटेड है। केवट मल्ला मजवार हमारे यहाँ प्रिंटेड है, लेकिन अब मैं आरक्षण वाले पे फिर बात कर लूंगा। एक सेकंड आप रुक जाइए, बस एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। 18 जनवरी को उन्होंने लेटर लिखा। अरे मैं पूरा मौका दूंगा। मैं यही कह रहा था आपसे, आप दोस्त हैं मेरे, आप बस हो जाएंगे, कुछ देर रुक जाइए। 10 मार्च के बाद देखिए। स्वामी प्रसाद जी, अभी हमारे मित्र और आपके भी दोस्त संजय निषाद जी कह रहे हैं इनका नेचुरल अलायंस है बीजेपी के साथ। देखिए, हमने पहले भी कहा भाई संजय निषाद जी खुद कंफ्यूज हैं, इसलिए मैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। पर ये कैसा नेचुरल अलायंस है, थोड़ा व्याख्या तो करें इसकी। नहीं, अब वो उसको तो खुद ही वो स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। जो अलायंस किए हैं और जो पहले अलायंस किए थे, न उस पर स्पष्टीकरण दे पा रहे हैं, न वर्तमान में दे पा रहे हैं जी। और रही बात, भाई संजय निषाद जी
आज वही बोलेंगे जो भाजपा चाहेगी। अलायंस में है तो भाजपा को नाखुश करके भाजपा के साथ नहीं दे सकते, तो इसलिए उनकी मजबूरी है और उनकी मजबूरी को मैं जानता हूं, इसीलिए मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। देखिए, मैं तो इनके साथ सिंपैथी इसलिए मेरी है क्योंकि इन बेचारों पर से मुकदमा वो वाला अभी तक हटा नहीं, 302 वाला। अब उसको तो खैर योगी जी नहीं हटाएंगे। क्यों नहीं हटाएंगे? आप तो लेकिन अंदर रहे हैं ना कैबिनेट में, आप बताओ क्यों नहीं हटा रहे हैं मुकदमा? वो तो नहीं हटाएंगे। आप जिस तरीके से योगी जी अति जातिवादी हैं, दुहाई देते हैं राष्ट्रवाद का और खेल खेलते हैं जातवाद का, नंगा नाच का, तो स्वाभाविक रूप से अब कुल मिलाकर के ये निषाद राज भले चिल्लाते रहे, लेकिन संजय निषाद योगी जी गले के नीचे कभी उतरेंगे नहीं। इसलिए ये मुकदमा चलता रहेगा और वक्त आएगा कभी तो और भी मुकदमे इन पर लग जाएंगे, लेकिन वो कभी इन पर दया मया नहीं कर सकते हैं, वो उनका जाति स्वभाव है। इसलिए संजय निषाद जी गलतफहमी के शिकार हैं, तो स्वाभाविक रूप से वक्त आएगा जब इनकी आंखें खुलेंगी, ये प्रायश्चित करेंगे। आप डरवा क्यों रहे इनको? नहीं, डरवा नहीं रहा, हमारे भाई हैं, मैं तो प्यार से बात कर रहा हूं। नहीं, आप डर का माहौल बना रहे हैं कि आने वाले टाइम में और मुकदमे हो जाएंगे, मतलब क्या है आपका? अरे भाई, योगी जी अभी केंद्र में भाजपा सरकार है ना, तो अभी तो भाजपा वाले, केंद्र वाले भी ब्लैकमेल करने के लिए इन पर कोई ना कोई तिक्रम कर सकते हैं। अब वो निषाद का बेटा कोई नेता बने, ये भाजपा कैसे पसंद करेगी? जी, अच्छा, मूल सवाल पे लौट कर आते हैं जो हम लोग इस राउंड आपके पहले वाले चक्र में कर रहे थे कि जमीन पर जो मुद्दे दिख रहे थे, जो लोगों की अपेक्षाएं आकांक्षाएं दिख रही थी, जिस प्रकार की रैलियां दिख रही थी, वो एग्जिट पोल में उस प्रकार के संकेतों का कोई लक्षण कहीं क्यों नहीं दिखा? एक जगह तो दिखना चाहिए था। देखिए, हमने पहले ही आपको स्पष्ट कर दिया, जब भाजपा द्वारा प्रायोजित एग्जिट पोल है तो पक्ष आप कैसे दिखाई देंगे? एक चीज, एग्जिट पोल बेईमानी है, जनादेश के खिलाफ। एग्जिट पोल जनादेश का अपमान है। एग्जिट पोल हवाई कयासबाजी है। एग्जिट पोल मैनेजमेंट एक व्यवस्था है जिसमें भोपू की तरह बोलते हैं। एग्जिट पोल हमेशा झूठा साबित हुआ है। पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश इसके गवाह हैं। इसलिए मैं एग्जिट पोल को एक सिरे से नकारता हूं। हम 10 मार्च को आने वाले परिणाम में विश्वास करते हैं और जो जनादेश 10 मार्च को आएगा हम उसका स्वागत करेंगे। क्या ये एग्जिट पोल के जो अनुमान से आप लोगों के मनोबल पर कोई फर्क पड़ा? नहीं, हम जानते हैं समाजवादी पार्टी 300 के पार जा रही है, पूर्ण प्रचंड बहुमत की सपा सरकार बनने जा रही है। योगी सरकार दहाई के आंकड़े में रहेगी, भाजपा 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी, हम जानते हैं। तो हमारा मनोबल क्यों गिरेगा? आपकी ये बात रिकॉर्ड कर ली जाए। हौसला आप कह रहे हैं कि आपको 300 और बिल्कुल। बीजेपी दहाई भी पार नहीं करेगी, आपका ये बयान रिकॉर्ड किया जाए। हाँ, यस, आप इसको रिकॉर्ड भी कर लें और 10 मार्च को परिणाम आने के बाद हम आपसे बात भी करेंगे। आपका एग्जिट पोल फाइनल बताओ। चलो मैं टैली नोट करता हूं आपकी। नहीं, मैंने कह दिया ना कि जो जनता का रुझान है उससे मैं विश्वास साफ कर सकता हूं कि हम 300 के इर्द गिर्द में रहेंगे। पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी बनाएगी और भाजपा का आंकड़ा दहाई में रहेगा, यानी 100 का आंकड़ा ये नहीं छू पाएंगे। इतना कॉन्फिडेंट आप कैसे हो सकते हैं? इसलिए कि मैं जनता में जमीन स्तर पर काम किया हूं, लोगों के बीच में रहता हूं, 24 घंटा कार्यकर्ताओं में मेरा मिलना जुलना रहता है, हमारा रोज सर्वे होता रहता है। एग्जिट पोल तो 1 लाख 2 लाख लोगों को लेकर सर्वे करते हैं। हम हर जिले में गए हैं, हम विपक्ष में हैं। मोदी जी और योगी जी के 5-5 गुना, 6 गुना, 10 गुना बड़ी हमारी रैलियां हो रही हैं। क्या इस बात का सबूत नहीं है कि जनता किसके साथ खड़ी है? आज जनता अखिलेश यादव जी के साथ है, समाजवादी पार्टी महागठबंधन के साथ है, समाजवादी पार्टी महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इसलिए हम बीजेपी के द्वारा प्रायोजित
एग्जिट पोल को एक सिरे से नकारते हैं। जी, वीरेंद्र सिंह जी भी आ गए हैं हमारे साथ, ये भी कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं। काफ़ी कुछ जानकारी इकट्ठी करके वीरेंद्र जी अभी आए हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, मैं कल से लेकर आज तक के 24 घंटे के जो डेवलपमेंट्स हैं उसको आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। कल एग्जिट पोल आया और आज अखिलेश यादव ने कुछ गंभीर आरोप लगाए। कल से आज के बीच का जो 24 घंटा है, इसको आपने किस तरह से ऑब्जर्व किया और इसका विश्लेषण किस प्रकार से करना चाहेंगे, और आगे बचे हुए जो 36 घंटे हैं वो कितने महत्वपूर्ण हैं? बिल्कुल, देखिए, शुरुआत एग्जिट पोल से होगी चूंकि इस पर चर्चा हो रही है। एग्जिट पोल को कोई सच्चा मानता है जिसके पक्ष में आता है, जिसके खिलाफ आता है झूठा। लेकिन एग्जिट पोल तमाम राज्यों में फेल हुए, दिल्ली में, बंगाल में और झारखंड में, कई जगहों पर। एग्जिट पोल एक ज़माने में जब शुरुआत हुई थी तब सच्चे माने जाते थे, क्योंकि तब जनता भी एग्जिट पोल में सही बोल देती थी और सर्वे करने वाला भी ईमानदारी से सर्वे करता था। आज जनता न सच बताती है और न सर्वेयर सच में सही सर्वे करता है। तो ये कह सकते हैं कि एग्जिट पोल में ढोल का पोल हो गया है और इस एग्जिट पोल पर ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए कि हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम जिस ज़माने में हैं उस ज़माने में भ्रष्टाचार उस ज़माने की लाचारी है, और भ्रष्टाचार ने इस व्यवस्था के सारे खंभों को तोड़ दिया है। जहां ईमानदारी की बात समाप्त हो जाती है, जहां गिनती के लोग रह जाते हैं। लोकतंत्र में चुनाव एक खूबसूरत चीज़ मानी गई, लेकिन जिस तरह से बैलेट बॉक्स कभी लूटे जाने लगे, कभी फायरिंग होने लगी, कभी छेड़छाड़ होने लगी, तमाम सारी आशंकाएं आने लगी, उसमें तमाम दाग लगा दिया। हमें नहीं भूलना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में पिछले 35-40 सालों में कोई सरकार रिपीट नहीं हुई है। अगर सरकार बीजेपी की रिपीट होती है तो ये एक नया इतिहास उत्तर प्रदेश में बनेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी का सारा ध्यान 4 राज्य में वो भले हार जाए लेकिन यूपी में न हारे, इस पर है, डटा हुआ है। और आप लोकतंत्र की खूबसूरती देखिए ब्रजेश जी कि यहाँ पर नेताओं को पांव धोने पर मजबूर होना पड़ रहा है। या घर में जीजा आ जाए, दामाद आ जाए, उनके पैर नहीं धोते यहाँ, लेकिन दलितों के पैर धोने पड़ रहे हैं। ये हाल कर दिया लोकतंत्र। अरे मैंने तो एक वीडियो देखा था, हाँ। उसमें मालिश कर रहे थे एक प्रत्याशी, तो हाँ, उठक बैठक और जिसकी मालिश हो रही थी उसने बाकी चीजें भी हटा दी कि यहाँ भी मालिश कर सकते हो। भाई, तेल मालिश सबको अच्छा लगता है। बीजेपी ने, अब पता नहीं निषाद जी का क्या अनुभव रहा है, मतलब मैंने तो वीडियो में यही देखा। ये निषाद जी तो इलेक्ट्रो होम्योपैथ के डॉक्टर हैं, इनके ऊपर मुकदमा लिखवा दिया गया। सैकड़ों डॉक्टर इन्होंने बनाए, जनता की नब्ज पकड़ा इन्होंने, खूब विकास किया है अपना और अपनी पार्टी का। निषाद जी की सीट पर टिकट के दावेदार भी खूब थे, खूब मांग रहे थे लोग। लेकिन आज इस बात को लोग कैसे भूल जाते हैं कि लोगों के हजार किलोमीटर चलने में जूता चप्पल फट गए, पैरों में छाले आ गए, लोग भूखों मर गए, चलते चलते मर गए, अटैची पे बच्चे सोते हुए चले, लाशें उतराती रहीं, लोगों के मुंह में ऑक्सीजन नहीं मिला, मुंह से ऑक्सीजन फूंकना पड़ा, एम्बुलेंस में 8-10 घंटे लोग रहे। उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन चला, जिस पर सारी पृष्ठभूमि बनी चुनाव की। जिन नौजवानों ने रेल के डिब्बे भर दिए, जगह नहीं बची। जिन शिक्षा मित्रों को, संविदा कर्मियों को, जिन 69,000 शिक्षक भर्तियों को, पुरानी पेंशन के कर्मचारियों को कैसे इग्नोर कर दिया जा सकता है? इन लोगों ने कहां वोट किया होगा? ये हिजाब, ये गन्ना का किसान, ये जिन्ना, ये गन्ना, ये आतंकवाद, ये बुलडोजर, ये हिंदू और मुस्लिम, ये कहां चुनाव लेकर गया? किसको जितवा रहा है एग्जिट पोल? दूसरा, 2 गंभीर आरोप अखिलेश यादव ने थोड़ी देर पहले लगाए। मैंने अभी मोहसिन रजा से भी पूछा, निषाद जी से भी पूछा और स्वामी प्रसाद जी से भी पूछा।
ये आरोप लगाए कि मुख्यमंत्री कार्यालय से टेलीफोन जा रहे हैं कलेक्टर्स को। ब्रजेश जी, आप जिसे लोकतंत्र की खूबसूरती मानते हैं, कई जगह पर उसका दुरुपयोग भी होता है। अगर अखिलेश यादव आरोप लगा रहे, देखिए इस समय यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, ये अखिलेश यादव को जेलेंस्की मान लो, ये भिड़े पड़े हैं जेलेंस्की और किससे, रसिया से भिड़ा हुआ है, बहुत बड़ी फोर्स है। कंपैरिजन आपने किया वीरेन जी। ये लड़े जा रहा है, चाहे बंकर में बैठ के लड़े और चाहे खुल के पानी पिला के मानो, ये लड़ाई चल रही है। इस प्रदेश में वो जाट लैंड कहाँ चला गया, वो यादव लैंड कहाँ चली गई, वो बुंदेलखंड कहाँ चला गया जिन पर वोट चल रहा था। तो इस प्रदेश में बहुत सारे परिवर्तन, बहुत सारी चीजों की बातें आई। लेकिन अभी निषाद जी भी कह रहे थे और मोहसिन रजा भी कह रहे थे कि ये एग्जिट पोल नहीं है, एग्जैक्ट पोल है, मतलब यही असलियत है। देखिए, एग्जैक्ट पोल अगर ये होता, या एग्जैक्ट पोल दुनिया में ये अंतर्यामी है, ये 1 किलोमीटर दौड़ के देखें कि रथ यात्राओं के साथ चल के देखें, हाँफने लगते हैं लोग, चक्कर खा के गिर जाएंगे। कोई ऐसी मशीन नहीं बनी है जो नाप के बता दे कि 10 तारीख को कौन सा परिणाम आएगा। इस प्रदेश की जनता ने, करोड़ों लोगों ने वोट दिया है। बहुत सारे बीजेपी के समर्थक हैं, बहुत सारे लोगों ने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया है। इसका आकलन ओरिजिनल गिनती के बाद होगा, मतगणना के बाद होगा। उत्तर प्रदेश में जो सरकार बनेगी वो जनता के विश्वास से बनेगी, उसके मत से बनेगी। उससे पहले किसी को यह अधिकार नहीं है कि वो ऐलान कर दे कि ये तख्त हमारा है, ये तख्त ताज, ये सब तो देखिए व्यवस्था है, माहौल बनाने की चीजें हैं। आज युद्ध चल रहा है, ब्यूरोक्रेसी ने पल पल रुख बदला है, हर जमाने में रुख बदला है। हर दल के अपने अपने अधिकारी हैं। अखिलेश यादव के भी कुछ अधिकारी होंगे, किसी ने बता दिया, सेंक दिया, ये कहिए, और इंतजाम कर दिया कि 3 दिन बूथ पे पूरा। अच्छा, एग्जिट पोल आने के पहले यही अधिकारी उनके पुराने घर की साफ सफाई करा रहे थे, जो अब टेलीफोन कर रहे। वो कह रहे थे कि सरकार का बजट बहुत बचा हुआ था, खर्चा करना था, तो कहीं कर दिया इन्होंने। हाँ। जिस देश में छोटे छोटे टुकड़ों पर लोगों के ईमान बिक जाते हो जी, वहां पर कंक्लूड करेंगे। किसी सर्वे पर, किसी पूर्व नियोजित ऐलान पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। एक साहित्यकार ने लिखा है, सुनिएगा, कि ज्ञान बिक गए, ध्यान बिक गए, कलम बिक गई, सम्मान बिक गए, छोटी छोटी सुविधाओं पर बड़े बड़े ईमान बिक गए। सोच समझकर मुंह से बोलो, दीवारों के कान बिक गए, और उनसे पूछो जिंदगी क्या है, जिनके सब अरमान बिक गए। और नग्न रह गई जीवित लाशें, मुर्दों के प्रधान बिक गए। और चोरों को मत दोष दीजिए, घर के ही दरबान बिक गए। और पशुओं की कीमत लगती है, बिना मोल इंसान बिक गए। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सीधे रुख करता हूं संजय निषाद जी का। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। संजय निषाद जी, अगर इन केस जो जिसको आप एग्जिट पोल बता रहे हैं वो एग्जैक्ट पोल निकला, और अगर बीजेपी की सरकार बनती है, आपकी स्टेक क्या होगी? पहले तो हम लोगों ने जीत का स्टेप लिया है और जीत होगी, जीत के मिलके सरकार चलाएंगे और सरकार में भागीदारी होंगे, और जो समाज के मुद्दे हैं उनको हल करने का प्रयास करेंगे, और जो जिनकी जो बचे खुचे जो सम्मान है गरीबों के, उन्हें उनको दिलाया जाएगा। उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सम्मान तो दिलाएंगे, ये ठीक बात है, कानून बनवाया यही जाएगा, विचारधारा तो यही और होनी संविधान चाहिए। लेकिन सरकार में क्या चाहिए आपको? मिनिस्टर के पदों की कोई बात हुई है? देखो, ये तो परंपरा रही है, ट्रेडिशनल रहा है, एक परंपरा रहा कि जो भी सहयोगी दल रहा है उसे निश्चित रूप से सरकार में हिस्सेदारी मिलती है, उनके पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को भी सम्मान मिलते हैं। वो तो परंपरा रही है, उसमें कहने की कौन सी बात है। हाँ, तो भारतीय जनता एक पार्टी या दो राज्य मंत्री बना देंगे और यही बात, यही होगा, बना देती है। 1 या 2 राज्य मंत्री। भाई मैं कह रहा हूँ कि हम कहते हैं मोदी जी
चाय बेचने वाले को बेटे को प्रधानमंत्री बना सकती है, तो निषाद राज के बेटे को भारतीय जनता पार्टी कुछ भी बना सकती है। हम लोगों को हेलो, एक सामाजिक सेकंड, मुद्दे आप हल करने गंभीर बात की बोल रहे हैं। हम लोगों की सोच आपको रखते कुछ भी बना सकते हैं, व्हाट डू यू मीन? मतलब क्या है आपका? नहीं, कुछ भी बना सकते, मतलब कोई जो क्या भी बना जो भी सकते हैं जिम्मेदारी आपको? देंगे, आपको छोटी दें क्या चाहे बना बड़ी सकते दें, हैं? उसको मैं नहीं। आप खुलकर अब बताओ देखिए, आपको कुछ भी क्या उनके चाहिए। उनके एक बार ऊपर आप है, बहुत बड़े बड़ा भाई, वाला हम पद छोटे मांग भाई रहे हैं। थे, वो तो खाली बड़े- नहीं है, वो उसके नीचे वाला चाहिए। वो मेरे बड़े भाई, मैं कह रहा हूँ, नहीं, मैं वो बड़े भाई हैं, हम छोटे भाई हैं, मित्र हैं। और आप जब गले मिलाते हैं सारे लोग, तो हमको लगता है कि उसी हिसाब से सम्मान भी मिलेगा भारतीय जनता पार्टी द्वारा। अब मिलता रहा जब से मैं आया हूँ। छोटे भाई का मतलब आप इतना तो बनता है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट मांगे? नहीं, मांगने से नहीं, हम कहते हैं आज के दिन में लिबरल होके हम लोगों ने 16 सीटें उन्होंने दिया, मैंने कोई उस पर बार्गेनिंग नहीं किया। अब कोई जो हम दोनों आदमी के पसंद के जो उम्मीदवार थे उन्हें हमने लड़ाया, और जहां उन लोगों को कुछ लगा मैंने उसे छोड़ दिया। तो ऐसे में अगर हम लोग लिबरल होके जीत के प्रत आए और अच्छी छब वालों को मैंने चुनाव लड़ाने की कोशिश की, जो खराब छब वालों को हटाया, तो उसमें उन्होंने जिताने के लिए, अगर हमारी सीटों को जिताने के लिए प्रधानमंत्री से मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा साहब वो आए आपने कह और दिया, उसको हमारी डिप्टी भोजन चीफ भरी थाली मिनिस्टर का तक बात प्रचार बनेगी किए, या नहीं तो हम- बनेगी, या कुछ और चाहिए? हाँ, तो निश्चित, अब देखिए वो आप उनके ऊपर है, वो क्या करते हैं। वो शीर्ष नेतृत्व है, बड़ी पार्टी है, बड़ी सोच रखते हैं। हम लोग उनके साथ मिलकर आगे काम करेंगे। और निषाद आगे समाज चल क्या करके चाहता है? अच्छा हमारे ये अपने बताओ, सामाजिक मुद्दों पर निषाद हल कराने समाज के क्या लिए चाहता है? पहला, निषाद समाज निश्चित रूप से निषाद समाज चाहता है कि हमारा नेता अच्छे जगहों पर है, और अच्छा वो अच्छी उनको जगह क्या हो कुछ ऐसे सकती है? जगह दिए जाए, वो अच्छी जगह क्या हो सकती आसानी है? से कर सकें। क्या डिप्टी चीफ मिनिस्टर अब का पद? राजनीति में सभी लोग जानते हैं कि भाई देखिए, समाज यही चाहता है कि कुछ हमारा नेता इस तरीके के रहे कि जो आसानी से न्याय दिलाने में कामयाब रहे। कैसे, मतलब वो आसानी से आप न्याय कैसे दिला पाइएगा जब कोई बड़ा पद मिलेगा? नहीं, अब निश्चित रूप भारतीय जनता पार्टी इसका ख्याल रखे। अगर 4 सीटें जीतने के बाद, जहाँ 9 में से अगर ओम प्रकाश राजभर को एक सम्मान दिया था, तो हम तो 16 सीटें हैं, उसमें ज़्यादातर मैक्सिमम सीटें जीतने के आमदा रखते हैं। और आपको देखिए, हम धरातल पर जीत भी रहे हैं। अगर हम अधिक सीटें जीत रहे हैं, और तो यानी आपने 4 देखा सीट होगा पर एक कि कैबिनेट पूरे प्रदेश मंत्री, में मैंने तो आप 16 403 लड़ रहे पर हो, हम लोग ईमानदार से। तो 4 कैबिनेट मंत्री का आपका दावा बनता है, नहीं, या नहीं, फिर ऐसा नहीं ये है, 4 को हमने कम बता- करके एक डिप्टी सीएम? हमने एक परंपरा बताई कि उन्होंने ऐसा करके एक उदाहरण पेश किया है। जब उन्होंने एक उदाहरण पेश किया, तो उसके हिसाब से सम्मान मिलेगा निषाद पार्टी को, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कितना सम्मान चाहते हैं, कितनी मात्रा में? नहीं, हम लोग देखिए, उसकी कोई मानक नहीं है। निश्चित रूप से वो करेंगे, जैसा होगा वो भारतीय जनता पार्टी इसके लिए। नहीं, मैं समझ गया कि आपको डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद चाहिए, कुछ नहीं कर सकते। संजय निषाद को डिप्टी सीएम का पद चाहिए। नहीं, देखो, हम लोगों को एक ही चाहिए कि जो अंथा सेमेन एंगर कमेटी का रिपोर्ट कहा था उसे लागू कर दें। हम लोगों को मैं समझ गया। मैं थोड़ा स्वामी प्रसाद जी से बात करना चाहता था, और मैं चाहता हूं कि आप स्वामी प्रसाद जी की बात को तसल्ली से सुने। राजनीति में वो बड़े गुरु आदमी हैं, मतलब ज्ञान बहुत है उनको यूपी की पॉलिटिक्स का, तो उनसे सीखिए भी आप लोग भी। स्वामी प्रसाद जी देखिए, यहाँ तो मंत्रालय भी बढ़ गया है। गुरु भाई हैं। और भाई मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो सबको देखने चाहिए। सपना होता है। जब योगी सरकार की विदाई हो रही तो मंत्री बनने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। और अभी मैं तो आपको धन्यवाद दूंगा कि आज ब्रजेश जी, आप स्वयं और आपके सहयोगी वीरेंद्र सिंह जी ने लोकतंत्र में कोई सच बोलने वाला है ये साबित हो गया है। और इसीलिए लोकतंत्र जिंदा है कि बहुत से मीडिया बिकते हैं, लेकिन आप हमेशा लोकतंत्र को निखारने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। इसके लिए तो मैं बधाई देना चाहता हूं। रही बात, पर अगर हमारे भाई, हमारे दोस्त संजय निषाद डिप्टी सीएम बन जाए, तो आपको एतराज किस बात का है? नहीं, अब बात यह है कि जब योगी सरकार की विदाई है, तो अगर उनको कुछ बनना है तो अखिलेश जी के पास आना पड़ेगा। अब जिसकी सरकार बनेगी, मंत्री तो वही बनाया जा सकता है। तो क्या आप खुला प्रस्ताव दे रहे हो उनको? क्या खुला प्रस्ताव दे रहे हो? नहीं, भाई अखिलेश जी के साथ तो पहले रहे हैं,
उनके बहुत अच्छे संबंध है पहले से, हम कौन सा प्रस्ताव देंगे? हम तो अभी 2 दिन पहले आए हैं, अब वो इसके कई साल पहले रह चुके हैं अखिलेश जी के साथ में। अखिलेश जी से उनके अच्छे रिश्ते भी हैं, और ये तो उन्होंने खुद बताया कि मजबूरी बस मैं भाजपा के साथ चला गया, क्योंकि वहां हमको मनचाही सीट नहीं मिल रही थी, इसलिए वहां चले गए। उनकी चाहत की पार्टी भाजपा नहीं है, वो मजबूरी की पार्टी है। तो जब मजबूरी की पार्टी में है तो स्वाभाविक रूप से अपनी पुरानी पार्टी में वापसी करने में उनको विलंब कहां लग सकता है। इसलिए ये उन्होंने खुद कह दिया कि ये तो राजनीति है, तो राजनीति में कुछ भी हो सकता है। उन्होंने खुद निषाद जी ने कह दिया है, तो जब कुछ भी हो सकता है तो अपने पुराने साथी के पास आने जाने में कोई गुरेज नहीं। और यहां पर भी अगर आते हैं, अगर आपके तो पास स्वागत आते हैं में तो कोई आपके परहेज पास क्या नहीं। है? देखिए वहां डिप्टी सीएम का पद उनको मिल सकता है, ऐसी संभावना है, और 4 पर 1 उनका फार्मूला है राजभर वाला, तो 16 इनके पास हैं। तो या तो 4 मिनिस्टर 1 डिप्टी सीएम दे दीजिए, और या तो 1 डिप्टी सीएम दे दीजिए। कुछ है आपके पास इनके लिए? अब हम निषाद जी को झूठा आश्वासन कैसे दे सकते हैं? बीजेपी की सरकार तो बनी नहीं रही है, बीजेपी सरकार की विदाई हो रही है, योगी सरकार का सुपड़ा साफ हो रहा है, अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। तो इनको अगर कुछ मिल भी सकता है, मंत्री या डिप्टी सीएम या कुछ भी, तो वो अखिलेश यादव जी दे सकते हैं। जिसकी विदाई हो रही है वो नहीं, इनको देखिए कोई पद नहीं दे सकता। मैं निषाद जी का बड़प्पन है कि उन्होंने आपको अपना गुरु भाई कहा, तो आपका भी हक बनता है कि भाई आप इनके लिए ठीक ठाक कुछ सोचें ना इनके लिए। नहीं, वो तो भाई निषाद जी हमारे साथी हैं, इसमें कोई दुरानी नहीं है। हमारी इनकी बात होती रही है पहले भी, अभी तो अभी होती भी है। होगी। अच्छा, और जब ये समाजवादी पार्टी में पहले रह चुके हैं, उसके सहयोगी दल के रूप में काम कर चुके हैं, तो फिर वहां पर इनको आने में कोई शिकवा शिकायत नहीं है, कोई गुरेज नहीं है, इनका स्वागत है। और हम तो वैसे भी जो लाइक माइंडेड लोग हैं उनको एक जगह इकट्ठा करने। संजय निषाद जी का काम क्या कर रहे आपके हैं। लाइक और माइंडेड लोगों में हैं या नहीं? नहीं, अब चूंकि ये पहले अखिलेश जी के साथ रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं अखिलेश जी से इनका तालमेल रहा होगा, समाजवादी पार्टी से तालमेल रहा होगा, विचारों से तालमेल रहा होगा, तभी यहाँ रहे हैं। और उन्होंने खुद बताया कि हम जितनी सीट मांग रहे हैं उतनी नहीं मिली, इसलिए हम भाजपा में चले आए, भाजपा ने हमको 16 सीट दे दिया। तो वो तो खुद बताया, वो विचारों की राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो तो स्वामी सीट की प्रसाद जी राजनीति कर रहे हैं, धन्यवाद। मैं थोड़ा सौदेबाजी की राजनीति कर रहे हैं। आपके ने जो डाउट रेस किया है, मैं चाहता हूं संजय जी उसका जवाब दे दें, फेयर चांस उनको मिले अपनी बात रखने का। आपके गुरु भाई ने तो संजय निषाद जी बड़ा कुछ डाउट क्रिएट कर दिया। नहीं, वो हमारे मित्र हैं, हम भी कह रहे हैं हमारे मित्र हैं, हमारे भाई तो हैं। मैं कहा उनको, मैं तो गुरु भाई तक कह दिया, अब और क्या कहूं। संजय निषाद जी ये तो बड़ा डाउट क्रिएट कर दिए भाई आपको लेके। देखिए, जिसके साथ ये हैं वो 2014 से बना रहे हैं सरकार, 2014, 2017, 2019, तो ऐसे ही बनाते हैं सरकार ये लोग। मैं तो ये लोग 2017 में खत्म हो गए थे, 2018 में दिखे इसलिए कि डॉक्टर संजय निषाद इनके प्रस्ताव पर गौर करोगे कि नहीं करोगे? में कुछ है नहीं, वे लोग लगातार नहीं, हम कह रहे हैं जब वो खुद 2014 से ही लगातार कांग्रेस सपा के गठबंधन में फेल हुए 2017, 19 में बसपा सपा गठबंधन, तो अब कौन है? रोम प्रकाश भैया 2017 में आए, भाजपा के साथ हीरो बन गए। आज जैसे शकुनी मामा लग गए अलग, 2019 लड़ गए, जीरो हो गए। अब जीरो के लोगों की फैक्ट्री है वो, तो जीरो फैक्ट्री से क्या निकल सकता है? सभी लोग वही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आप दोनों का बहुत आभार प्रकट करता हूँ, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, संजय निषाद जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया मेरे साथ परिचर्चा में सम्मिलित होने के लिए, और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। अगले 36 घंटे उत्तर प्रदेश के लिए और आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सतर्क रहिए, सावधान रहिए और सही खबर देखिए। धन्यवाद, नमस्कार।